हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हे इकोनॉमिक्स। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ DSSB 2021 वाला एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम को जो हुआ था आप लोगों का PGT इकोनॉमिक्स का, उसको मैं 3 पार्ट्स में वीडियो बना के आप लोगों को बताऊँगी। टोटल 180 क्वेश्चंस हमारे पास इकोनॉमिक्स के होते हैं आउट ऑफ 200, ये आप सबको पता ही है। 180 क्वेश्चंस आउट ऑफ 200, जिसमें से जो 20 क्वेश्चंस हैं वो आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी के आते हैं। तो जो ईगो वाले क्वेश्चंस हैं उन सब वाले पार्ट को मैं आज आपके सामने कवर करूँगी। टोटल 60 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे पार्ट 1 में, पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, एंड नेक्स्ट 60 क्वेश्चंस पार्ट 2 वाली वीडियो में आपको मिलेंगे, एंड लास्ट 60 क्वेश्चंस आपको थर्ड वीडियो में मिलेंगे। तो ठीक है जी, करते हैं स्टार्ट। जैसे कि आप सबको दिख ही रहा होगा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कह रहा है? फॉर अ पर्टिकुलर ईयर द नॉमिनल GDP ऑफ इंडिया इज़ 14,500 एंड रियल GDP इज़ 5,000। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ GDP डिफ्लेटर? मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है ये। और GDP डिफ्लेटर का फॉर्मूला हम सबको पता है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, स्टैटिक क्वेश्चन। GDP डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल GDP या फिर नॉमिनल इनकम भी कह सकते हो आप, डिवाइडेड बाय रियल GDP इंटू में 100। तो डायरेक्ट आपको सिर्फ वैल्यू डालनी थी 14,500 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू में 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आया 290, तो इट इज़ द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, इन द नेशनल इनकम अकाउंट्स डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड द। अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक, नेशनल इनकम वाले पार्ट में से ये क्वेश्चन आया है। इसमें पूछा गया है डेप्रिसिएशन हम किसे कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन हम लीकेज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, वेरिएबल कंपोनेंट भी नहीं होता, इंजेक्शन तो ये भूल कर भी नहीं होती है। तो डेप्रिसिएशन होता क्या है? जब हम मशीनरी लेते हैं तो उस पर जो हमें एक्सपेंडिचर होता है या खर्च होता है, इसका दूसरा नाम होता है रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। अगर यहाँ पे रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट लिखा होता किसी ऑप्शन में तो हम उस पर टिक करते, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, विच इज़ द करेक्ट आंसर। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हु जनरेट्स द मिक्स्ड इनकम? मिक्स इनकम कौन जनरेट करता है? देखिए, मिक्स इनकम प्राइवेट पर्सनस जनरेट करते हैं। तो सोशल एंटरप्रेन्योर्स भी कट गया, गवर्नमेंट ओन कंपनीज भी यहाँ से आउट हो गया, एंड क्वासी कॉर्पोरेट ग्रुप्स भी नहीं हैं। तो बचे क्या? नॉन कॉर्पोरेटिव एंटरप्राइजेज जो कि मिक्स इनकम जनरेट करते हैं। राइट है ये भी। नेक्स्ट है हमारे सामने असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन। आप सबको पता ही है असर्शन एंड रीजनिंग को कैसे हम जोड़ते हैं। कंजंक्शन की हेल्प से हम असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कंजंक्शन क्या होता है? जो दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को कंबाइन करता है या ज्वाइन करता है। तो चाइल्ड केयर प्रोवाइडेड इन अ डे केयर सेंटर इज़ अ पार्ट ऑफ GDP. Yes, it is correct, because GDP uses market price to the value of goods and services and excludes the value of almost everything. तो ये इन्होंने डेफिनेशन ही लिखी हुई है GDP की। GDP क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बिकॉज बीच में ऐड किया था इस लाइन के बाद। तो येस, बोथ A and R आर करेक्ट एंड R इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन्फ्लेशन रेट रिमेन्स कांस्टेंट? इन्फ्लेशन रेट कब कांस्टेंट होता है? देखिए, इन्फ्लेशन रेट को स्टडी करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक है रियल GDP, नेचुरल रियल GDP, और एक होती है एक्चुअल रियल GDP। एक्चुअल जो आपकी एक्चुअल लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में बात करती है, नेचुरल जो मार्केट में इन्फ्लेशन रेट चल रहा है उसकी बात करती है। तो इन्फ्लेशन रेट कांस्टेंट तब होगा जब दोनों ही नेचुरल और रियल वाली GDP इक्वल होंगी। तो इट इज़ द करेक्ट आंसर, ना ही मोर देन ना ही लेस देन, और ये भी लेस देन ही है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच ट्रेजरी बिल रिप्लेस द 91 डे टैप ट्रेजरी बिल इन 1997? देखिए, 9 सितंबर
1994 में आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि वो लोग एडहॉक ट्रेजरी बिल्स को डिसकंटिन्यू करेंगे बिकॉज ऑफ बजट डेफिसिट। बजट के अंदर डेफिसिट होने की वजह से उन्होंने ये एक डिसीज़न लिया था कि वो एडहॉक ट्रेजरी बिल्स को एक्सक्लूड करेंगे या डिसकंटिन्यू कर देंगे, बिकॉज ये जो सिस्टम था ट्रेजरी बिल का, इट लीड्स टू बजट डेफिसिट इन द इकॉनमी। तो ये जो पार्ट था ये कब फोर्स में आया, सोचा तो उन्होंने 1994 एग्रीमेंट में था, बट ये जो एक्शन में आया प्रोसेस, ये 1 अप्रैल 1997 में आया, ठीक है जी। ट्रेजरी बिल्स होते क्या हैं? ये ट्रेजरी बिल्स मार्केट बोरिंग्स होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब आप लोगों को लगता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन लेना है तो वो आरबीआई से ऐसे थोड़ी कहेगी कि भाई नोट छाप दो, मुझे पैसे चाहिए। नहीं, आरबीआई कभी भी सेंट्रल बैंक को ऐसे ही मुंह उठा के लोन नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि वो बदले में उससे कुछ सिक्योरिटीज़ रखती है और उन्हीं सिक्योरिटीज़ को हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स। तो ये रिप्लेस हुआ 14 डे ट्रेजरी बिल से। तो ये थी इसके पीछे की कहानी कि विच ट्रेजरी बिल रिप्लेस द 91 डे टैप ट्रेजरी बिल, वो था 14 डे वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस इज सर्व्ड बाय द इनकम मेथड ऑफ नेशनल इनकम। देखिए इनकम मेथड का मेन मोटिव होता है, सबसे पहले बात तो हम कर लेते हैं इनकम मेथड की। इनकम मेथड के अंदर हमारे पास आती हैं मिक्स्ड इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड योर रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, ये सब मिक्स्ड इनकम का ही पार्ट हो गया। तो ये सब चीज़ें मिला के आपके पास नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड आपके पास निकल के आती है। तो इसमें हम टोटल रेम्युनरेशन की बात तो नहीं करते हैं, ना ही हम इसके अंदर प्लानिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं, और इट इंडिकेट्स द पोटेंशियल राइजेस, ये तो हम बिल्कुल भी नहीं देखते, बिकॉज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो आपकी रियल पर कैपिटा इनकम बताती है। तो इनकम मेथड से तो ये निकालने का कोई मतलब नहीं है। तो येस इट इज़ यूजफुल इन प्लानिंग द रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज़। तो इनकम मेथड का मेन मोटिव ही यही होता है, इनइक्वालिटीज़ को कम करना इकोनॉमी के अंदर। चलिए 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द टोटल पर्सनल इनकम दैट हाउस होल्ड रिसीव्स कंसिस्ट ऑफ इनकम क्रिएटेड फ्रॉम प्रोडक्शन एंड, यहाँ पे बात है ये पर्सनल इनकम की। तो देखिए पर्सनल इनकम होती क्या है, इट इज़ द इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड। पर्सनल इनकम होती है इंडिविजुअल की और हाउस होल्ड की, ठीक है जी। जिस भी सोर्सेज से वो इस इनकम को जनरेट करते हैं पर्सनल इनकम, चाहे वो आपकी ट्रांसफ़र इनकम हो, चाहे वो फैक्टर इनकम हो, बिकॉज हमने देखा था नेशनल इनकम के अंदर हम सिर्फ फैक्टर इनकम ऐड करते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट या ट्रांसफ़र इनकम ऐड नहीं करते। बट जब हम या तो प्राइवेट की बात करें या फिर हम पर्सनल इनकम की बात करें, उसके अंदर फैक्टर पेमेंट्स या फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र पेमेंट्स या ट्रांसफ़र इनकम दोनों ही ऐड होती हैं। तो डायरेक्ट आंसर है ट्रांसफर पेमेंट, ये ऐड होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग LM कर्व इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट LM के लिए करेक्ट नहीं है? देखिए LM कर्व होती कैसे है, पहली बात तो इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम। LM कर्व पॉजिटिव स्लोपिंग होती है विच शोज देर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम। अब मनी सप्लाई, देखिए हमने ये भी बात करी हुई है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कि LM कर्व मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से शिफ्ट होती है। अगर इजी मॉनेटरी पॉलिसी है तो LM शिफ्ट राइटवर्ड या फिर बैकवर्ड, और अगर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है तो LM शिफ्ट अपवर्ड या फिर आप लेफ्ट वर्ड भी बोल सकते हो। अब यहाँ देखो, फर्स्ट ऑन LM कर्व द डिमांड फॉर मनी इक्वल सप्लाई, हाँ ये चीज़ तो करेक्ट है ही है, क्योंकि LM कर्व क्या है, लोकस ऑफ जॉइनिंग ऑल दोज पॉइंट्स जहाँ पे आपका डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी में इक्विलिब्रियम शो होता है। LM curve is drawn from fixed real supply of money, yes it is also correct. Increase in the price level shift, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है वैसे पहली बात तो इससे। तो मेन आपको बताना है क्या करेक्ट नहीं है। तो देखो LM कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट व्हेन मनी सप्लाई इंक्रीजेज, नहीं।
अरे भाई हमने तो यही पढ़ा हुआ है कि जब मॉनेटरी पॉलिसी इजी होती है तो एलएम कर्व शिफ्ट टू द राइट वर्ड, तो लेफ्ट तो गलत है, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्लियर है? चलिए 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। 10th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ जीडीपी। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो जीडीपी का कॉम्पोनेंट होता है C+I+G+X-M। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लगाएं। पहली बात तो एक्सपेंडिचर इन्होंने ही ये चीज़ इनकरेक्ट लिखी है, बट हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। गवर्नमेंट यहाँ आ गया, सी आ गया, एक्सपोर्ट आ गया, तो एक्सपेंडिचर जीडीपी का पार्ट नहीं है, बिकॉज अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखते फिर वो पार्ट होता, तो जो चीज़ नहीं है वो एक्सपेंडिचर है। डायरेक्ट क्वेश्चन, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम सबको पता है, ये तो 12th में ही हमने सीख लिया था, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, डायरेक्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आपका है, ये सारा मैक्रो ही चल रही है अभी तक। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इनमें से क्या होने से एमपीएस गिरेगा। देखिए मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हम सबको पता है, क्या होता है मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, 1/MPS इज इक्वल्स टू K। तो इस फॉर्मूले से हमें पता है कि इन दोनों में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप। तो ये पूछ रहे हैं एमपीएस गिरेगा, तो एमपीएस के गिरने से क्या होगा, K बढ़ रहा है, तो C इज़ द करेक्ट आंसर। अगर लोअर K है, K कम है, तो एमपीएस ज़्यादा होगा। स्टैटिक क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक तो। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी अ बेटर मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग। ये तो हम हर क्लास में ही बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमिक वेलबींग या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करने के लिए सबसे अच्छा वेरिएबल होता है रियल जीडीपी, बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट द एक्चुअल कंडीशन ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है जी, फिर से नेशनल इनकम का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवीए एट एफसी नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कोस्ट विच विल बी इक्वल टू, जब हम एमपी में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे, तो एनवीए एट एमपी में से जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस में सब्सिडी। तो आप कहोगे मैम यहाँ पे तो फिर इस क्वेश्चन में तो गलत हो गया ये, है ना? नहीं जी, जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे ना, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस में सब्सिडी, तो जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो इट विल बिकम एनवीए एट एमपी माइनस में इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस माइनस बिकम प्लस सब्सिडी। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था इन्होंने ऐसे। क्लियर है? तो ये है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, When an Indian citizen working temporarily in Canada, the production will be a part of, obviously इंडिया की होगी। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, हमने तो पढ़ा हुआ है जब वो फॉरेन की कंट्री में जब वर्क करते हैं तो वहाँ का वो सिटीज़न माना जाता है, बट सिटीज़न वो माना जाता है अगर वो मोर देन 1 ईयर वहाँ स्टे करता है, बट टेम्परेरी है। टेम्परेरी का तो इन्होंने कुछ टाइम पीरियड बताया नहीं, तो इसलिए वो इंडिया की जीएनपी में ऐड होगा। ठीक है जी, और जीडीपी में भी नहीं होगा, क्योंकि जीडीपी क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी क्या होता है, जीडीपी में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास जीएनपी आता है। अब ये अब्रॉड से तो पेमेंट ले रहा है ना, तो वो पैसा हमारे पास आ रहा है अब्रॉड से, तो वो पॉजिटिव होगा, ऐड होगा, एंड इट एड्स इन इंडियाज जीएनपी। ठीक है जी, चलिए, तो अकॉर्डिंग टू न्यू केन्जियन इकोनॉमिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट कॉज स्टिकी प्राइसेस। न्यू केन्जियन इकोनॉमिस्ट गिवन बाय, ये जो कंसेप्ट है न्यू केन्जियन इकोनॉमिस्ट का, ये हमें दिया है मैनक्यू ने। ठीक है, मैनक्यू मेन पर्सन है, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। इन्होंने बात की थी अपने इसके फीचर्स के बारे में, फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो कि कोऑर्डिनेशन फेलियर की बात करती है, स्टिकी नॉमिनल वेज की बात करती है, स्टिकी नॉमिनल प्राइजेस जो कि मेन्यू कॉस्ट होती है, डिमांड साइड इकोनॉमी की बात करती है, बट जिसकी बात वो नहीं करती वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो इट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये भी हम सबको पता है, 12th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एमपीसी और एमपीएस क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल्स टू 1।
डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक तो। टेक्निकली नेशनल इनकम को क्या कहते हैं भाई? टेक्निकली नहीं, वैसे ही नेशनल इनकम को हम कहते हैं NNP@FC, तो करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट इन्होंने पूछा है फैमिली की इनकम है 8,000 रुपये और वो कंजम्पशन कर रही है 4,000 रुपये, व्हाट इज़ APC? C/Y, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो C कितनी है? 4,000 और ये है 8,000, तो 0.5 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग पर्सनल इनकम? अभी हमने बात की थी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही, पर्सनल इनकम इज़ द इनकम एक्चुअली अर्नड बाय द इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल द सोर्सेज either in the form of factor income or current transfers। तो इनकम ऑफ हाउस होल्ड एंड नॉन कोऑपरेटिव बिजनेस, तो ये चीज़ ठीक है। इट डज नॉट इंक्लूड सेल्स टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, यस ये भी करेक्ट है, बिकॉज देखो पर्सनल इनकम का फॉर्मूला देखिए आप यहाँ पे, इज इक्वल्स टू प्राइवेट इनकम माइनस में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस में कॉर्पोरेट टैक्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स इसमें ऐड नहीं होता, सेल्स टैक्स भी ऐड नहीं होता। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये वो प्रॉफिट होते हैं जो एंटरप्रेन्योर ने अभी अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया होता, तो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। पर्सनल इनकम इंक्लूड्स इनकम इंटरेस्ट दैट हाउस होल्ड रिसीव फ्रॉम देयर होल्डिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट डेट, यस ट्रांसफर पेमेंट वो भी ऐड होती है, हमने देखा था इसकी डेफिनेशन में, तो ऑल 3 आर करेक्ट। यहाँ पे हमने फर्स्ट डिसिप्लिन किया कंप्लीट 20 क्वेश्चंस का। सेकंड डिसिप्लिन हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द टैरिफ ऑन अ प्रोडक्ट इन अ कंट्री इज़ 10%, इट मीन्स गवर्नमेंट चार्जेस। डायरेक्ट क्वेश्चन, जब टैरिफ भी 10% है तो रेट भी 10% ही चार्ज करेंगे, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। नेक्स्ट, in which year GDP expanded to form WTO? It is in 1st January 1995। GATT WTO में क्यों कन्वर्ट हुआ? बिकॉज देखिए GATT की जो डेफिनेशन है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म ही यही बताती है, ये टैरिफ और ट्रेड की बात करता था, बट कई बार क्या होता है टैरिफ और ट्रेड के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट करती हैं, तो उन डिस्प्यूट्स को GATT हैंडल नहीं करता था, तो इसलिए GATT को चेंज करके WTO में कन्वर्ट कर दिया गया था 1 जनवरी 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ कंट्री हैज़ अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग अ गुड ए? गुड ए को प्रोड्यूस करने के लिए कंट्री की कंपैरेटिव एडवांटेज है। देखिए कंट्री की कंपैरेटिव एडवांटेज, सबसे पहली बात तो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी कहती क्या है? सपोज करो ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, ये बनाती है क्लोथ और ये बनाती है वाइन। अब क्या हुआ, जो कंट्री ए है उसको क्लोथ बनाने में फ़ायदा मिल रहा है 5 यूनिट्स का और वाइन बनाने में मिल रहा है 10 यूनिट्स का, बट जो कंट्री बी है उसको क्लोथ बनाने में 3 यूनिट्स का फ़ायदा मिल रहा है और वाइन बनाने में 1 यूनिट का फ़ायदा मिल रहा है, मतलब 1 यूनिट ऑफ लेबर 5 यूनिट ऑफ क्लोथ बना रही है और 10 यूनिट ऑफ वाइन बना रही है। वहीं कंट्री बी के अंदर 1 यूनिट ऑफ लेबर 3 यूनिट ऑफ क्लोथ बना रही है और 1 यूनिट ऑफ वाइन बना रही है। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, इस टेबल से हमें ये पता चल रहा है कि कंट्री ए हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग बोथ द गुड्स एंड कंट्री बी हैज़ एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग बोथ द गुड्स। अब क्या करें भाई, हमें ट्रेड तो फिर भी करना है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, कंपैरेटिव एडवांटेज देखेंगे। हम देख रहे हैं कि कंट्री ए 1 यूनिट ऑफ लेबर 5 क्लोथ बना रही है और 10 वाइन बना रही है, तो कंट्री ए को वाइन बनाने में मोर एडवांटेज ज़्यादा है ना, कंपैरेटिव एडवांटेज इज़ मोर इन प्रोड्यूसिंग वाइन। दूसरी तरफ जो कंट्री बी है उसको कंपैरेटिव एडवांटेज मोर किस में है, क्लोथ में एज़ कम्पेयर टू वाइन। तो कंपैरेटिव का मतलब होता है कि हम 2 गुड्स के अंदर कंपैरिजन देखते हैं कि ये कंट्री दोनों में से किसी एक गुड में कितनी ज़्यादा सक्षम है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर गिरती हुई होगी तभी तो वो फॉरेन कंट्री में बेचेगा ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर कौन,
जितना कम वो सेक्रीफाइस करेगा इट मीन उतना ज़्यादा उसको फ़ायदा मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या दिखा रहा है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए इज़ हायर। अरे भाई कॉस्ट ज़्यादा है तो वो कैसे उसको कंपेरेटिव एडवांटेज होगी, तो रॉन्ग। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बी इज़ हायर, ज़्यादा है तो नहीं भाई, सेक्रीफाइस ज़्यादा कर रहा है। ओवरऑल कॉस्ट लोअर है तो ये भी नहीं हो सकता दोनों प्रोडक्ट की। तो फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, इफ़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए इज़ लोअर एट होम, येस इट इज़ करेक्ट, बिकॉज उसको कॉस्टिंग कम आ रही है, सेक्रीफाइस वो कम कर रहा है कंट्री में बनाने में, तभी तो वो फॉरेन में सस्ते रेट पे बेच पाएगा, तभी जाके ट्रेड फुलफिल होगा। तो फोर्थ इज़ अ करेक्ट आंसर। चलिए जो फोर्थ क्वेश्चन है ये आप लोगों का थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स था, बिकॉज ये एक वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर टॉपिक है आपका स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स में, जो कि वैल्यूएशन मेथड की वैल्यूएशन मेथड या फिर वैल्यूएशन टेक्निक का एक क्वेश्चन है। इसके अंदर एक मेथड होता है वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स में, डिविडेंड डिस्काउंट मेथड या फिर मॉडल, ये उसका क्वेश्चन है। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का फॉर्मूला है, जब आपको वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी होती है तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हो, D01 प्लस में G डिवाइडेड बाय KE माइनस में G। अब ये क्या है, V01 है आपके पास वैल्यू ऑफ शेयर। अब आपको बोला क्या है, D0 क्या है, डिविडेंड लास्ट ईयर का। अगर यहाँ पे लास्ट ईयर की बजाय करंट ईयर दिया होता ना तो हमें D1 निकालना होता। D1 का फॉर्मूला होता है D01 प्लस में G, बट हमें ये नहीं पूछा तो हम इस पार्ट में नहीं जाएंगे। इन्होंने लास्ट ईयर का हमें शेयर प्राइस दे दिया डिविडेंड, वो था 4। अब G क्या होता है, G होता है एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट। अब इन्होंने बताइए हमें द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, एक्सपेक्टेड टू ग्रो देखिए एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट कितनी दे दी 5%, तो 1 प्लस 0.05 क्योंकि परसेंट में दिया है, डिवाइडेड बाय KE। अब ये KE क्या है, KE है इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट जो कि हमें गिवन है। कितना है 15%, तो 0.15, और G था हमारे पास एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 0.05। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 1 प्लस 0.505 डिवाइडेड बाई 0.10, तो ये हो जाएगा 4 1.05 डिवाइडेड में 0.10, इट विल बी, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 420 डिवाइडेड बाय 10, तो 42 हमारे पास आंसर है। तो करेक्ट आंसर इज़ 42। तो आपको कुछ नहीं था, बहुत ही इजी था, बट ये जो क्वेश्चन था वो आपका स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स में से था, स्टैट्स में से, जो कि डिविडेंड डिस्काउंट मेथड, ये कॉमर्स वाले बच्चों को ज़्यादा अच्छे से आता होगा, बट जिन्होंने स्टैट्स अच्छे से पढ़ी थी, डिविडेंड डिस्काउंट मेथड के बारे में कभी सुना था, तो ये फॉर्मूला बहुत ही इजी था, डायरेक्ट चीज़ें दे रखी थी, कुछ इधर उधर नहीं करना था, आपको वैल्यू डाल के आंसर निकालना था। ठीक है जी, आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट है, इन विच ईयर IMF बिगिन इट्स फंक्शनिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन था 1947। चलिए, इनमें से सेबी का कौन सा फंक्शन नहीं है, देखिए सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी क्या करती है, कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करती है। कैपिटल मार्केट डील करती है आपकी सिक्योरिटीज़ एंड शेयर्स के बारे में, स्टॉक एक्सचेंज तो सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं ये लोग, स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, बट सेबी कभी भी नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ में नहीं पार्ट लेती, बिकॉज ये गवर्नमेंट का काम है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का सी पार्ट इज़ रॉन्ग, ये सेबी का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। देखिए इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड होता क्या है, जब हम एक ही कमोडिटी को ट्रेड करते हैं, जैसे कि लैपटॉप और कंप्यूटर। लैपटॉप एक कंट्री ले रही है और बदले में कंप्यूटर दे रही है, तो वो होता है इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, एक ही गुड कमोडिटी का जब ट्रेड होता है बिटवीन द कंट्रीज़। तो ये नॉर्थ में ज़्यादा चलता है और कहीं इतना नहीं चलता। नॉर्थ मीन्स डेवलप्ड कंट्रीज़। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ स्टॉक्स एंड देयर कैपिटलाइजेशन आर करेक्टली मैच्ड।
ये है जो आपका टॉपिक, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन का टॉपिक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या बताती है? मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन को आप मार्केट कैप भी बोल सकते हो। ये एग्रीगेट वैल्यू बताती है कंपनी की ऑन द बेसिस ऑफ देयर करंट शेयर प्राइस। एक कंपनी के पास कितने शेयर प्राइस हैं, क्या शेयर प्राइस है उसके शेयर्स का, और टोटल कितना स्टॉक है उसके पास, आउटस्टैंडिंग स्टॉक है, उससे हम उस कंपनी की मार्केट कैप डिसाइड करते हैं। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि रिलायंस इंडस्ट्री है, और ये आपका भारती एयरटेल हो गया, क्राइसिल हो गया, अपोलो हॉस्पिटल हो गया, ये सब अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं ना, सारे एक ही कैटेगरी में तो नहीं आती हैं कंपनीज। तो लार्ज कैप स्टॉक या फिर लार्ज कैप कंपनीज वो होती हैं जिनके पास कैपिटलाइजेशन क्या होती है, मतलब उनके शेयर प्राइस की वैल्यू और उनके पास कितना टोटल आउटस्टैंडिंग स्टॉक है। इन सबको जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें उन कंपनीज़ की मार्केट वैल्यू पता चल जाती है। वो कंपनीज़ जिसकी मार्केट वैल्यू 1000 करोड़ से ज़्यादा है तो उन्हें हम लार्ज कैप कंपनीज़ कहते हैं। जैसे आप लोगों ने इंडियन इकोनॉमी पढ़ा होगा, मिनी रत्ना, नवरत्ना, महारत्ना इंडस्ट्रीज़, तो वैसे ही यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनीज़ की जो लिस्टिंग होती है, लार्ज कैप इन स्टॉक्स या लार्ज कैप कंपनीज़ वो होती हैं जिनके पास मोर देन 1000 करोड़ की कैपिटल है। तो इट इज़ करेक्ट। बट मिड कैप में इन्होंने कुछ गलत कर दिया। क्या गलत किया? 500 से लेके 1000 नहीं आना था, 10,000 आना था, तो ये रॉन्ग है। स्मॉल में क्या आना था? लेस देन नहीं होना था, लेस देन 500 होना था 20 की जगह पे। तो ओनली 1 इज करेक्ट, ये दोनों रॉन्ग है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डायरेक्ट। अभी हमने देखा इनकम मेथड, नेशनल इनकम के अंदर एक्सपेंडिचर मेथड का जो फॉर्मूला है नेशनल इनकम निकालने का, जीडीपी निकालने का, C+I+G+X-M। तो दिस M क्या है? M इज़ इम्पोर्ट, और ये X क्या है? एक्सपोर्ट्स, जिसे हम नेट एक्सपोर्ट्स भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग फाइनेंशियल लीवरेज? फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है? फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब होता है उस कंपनी को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है, फाइनेंस मनी से रिलेटेड, मॉनिटरी रिलेटेड उनको रिलैक्सेशन मिल रही है। तो फाइनेंशियल लीवरेज मिलने से क्या होगा? अर्निंग पर शेयर रिड्यूस होगी और रिटर्न ऑन इक्विटी होगा। येस, क्योंकि देखो फाइनेंशियल लीवरेज होने का मतलब ही यही होता है कि या तो आपको अर्निंग पर शेयर कम हो रही है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको कम हो रही है। तो जिससे क्या हो रहा है आपकी वैल्यू में, व्हेन द रिटर्न ऑन एसेट इज़ लेस देन कॉस्ट ऑफ डेट, जब आपकी रिटर्न ऑन एसेट लेस देन होती है कॉस्ट ऑफ डेट से, तो इट मीन्स आपको फाइनेंशियल लीवरेज मिल रही है। तो येस इट्स करेक्ट। फाइनेंशियल लीवरेज राइज करती है हमारी वेरिएबिलिटी और वॉलेटिलिटी ऑफ बोथ EPS एंड ROE। इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, और इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है ये नेगेटिव वाली बात कर रहे हैं, मैंने जो आपको बताया था वो पॉजिटिव वाला पार्ट है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो येस, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट, मिनिमम रिजर्व ईच बैंक मस्ट होल्ड टू कंज्यूमर डिपॉजिट इज कॉल्ड एज CRR। ये हम सबको पता है। CRR क्या होता है? ये टोटल डिपॉजिट्स का, NDTL नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ का कुछ परसेंट जो हर कमर्शियल बैंक को अपने पास एज अ रिज़र्व रखना पड़ता है विद RBI, तो उसे हम बोलते हैं CRR। रिवर्स रेपो रेट पे तो भाई कमर्शियल बैंक ही अपना एक्सेस रिजर्व पार्क करते हैं। SLR में उनको सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में कुछ रखना होता है, तो जो बचा CRR इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड डिविडेंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट? देखिए ये है ट्रांसफ़र पेमेंट, और ट्रांसफ़र पेमेंट हम सबको पता है करंट अकाउंट में आती है। करंट अकाउंट के अंदर आता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड ट्रांसफ़र पेमेंट या फिर ट्रांसफ़र इनकम। तो ये चीज़ें करंट अकाउंट में आती हैं। तो जो डिविडेंड और ये वाला पार्ट है ये ट्रांसफ़र पेमेंट में है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्रेसेस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होता है? रियल प्लस एक्सपेक्टेड, बिकॉज नॉमिनल हमें एक मॉनेटरी सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी बताता है। तो एक्चुअल में जब हम एक्सपेक्टेड ऐड कर देंगे तो हमें नॉमिनल की वैल्यू पता चल जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉरल सुएजन। देखिए मॉरल सुएजन क्या होता है, ये एक मॉनेटरी पॉलिसी का कंपोनेंट है या फिर टूल आप कह सकते हो। ये बैंक्स रेगुलेटिंग नहीं है, कैश रिजर्विंग भी नहीं है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का है ये एक टेक्निक, बट ये टेक्निक किसकी है, मॉनेटरी कंट्रोल की है, जिसमें हम इन्फ्लेशन और डिप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के दो टूल्स हैं, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम बात करते हैं CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और जो क्वालिटेटिव है उसमें हम बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, मॉरल सुएजन, मार्केट राशनिंग। तो ये सब चीज़ें हम इसमें बात करते हैं क्वालिटेटिव में। सो मॉनेटरी कंट्रोल का ये एक टेक्निक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स, डायरेक्ट क्वेश्चन हबरलर ने दी है, इसमें तो कुछ सोचने की बात नहीं थी। अगर किसी को सोचना था वो ये सोच सकता है, भाई एडम स्मिथ हमें दिया है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी रिकार्डो ने दी है, जैकब वाइनर ने कस्टम यूनियन की थ्योरी दी है। तो अगर किसी को ये पता थे ये नहीं पता थे तो वो फिर भी आंसर दे सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लाइज द बॉन्ड इज वैल्यूड एट डिस्काउंट। देखिए बॉन्ड, इफ इन्वेस्टर परचेज करता है बॉन्ड डिस्पाइट ऑफ इट्स लोअर कैपिटल कूपन पेमेंट, तो कंपनी हैज़ टू सेल द बॉन्ड। अगर इन्वेस्टर परचेज करता है बॉन्ड को जब उसकी कूपन पेमेंट लोअर होती है तो कंपनी को वो सेल करना पड़ता है उसकी पार वैल्यू, जितना उसने खरीदा है उससे कम रेट पे, उसे हम बोलते हैं डिस्काउंट। क्लियर है? सपोज करो मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैंने बॉन्ड खरीदा और मैंने लोअर कूपन पेमेंट पे बॉन्ड खरीदा, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब मैं वो सेल करने जाऊँगी तो मैं अगर उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उससे भी नीचे पे मैं अगर सेल करूँगी तो मेरे को वो उस चीज़ को मैं बोलूँगी कि मेरे को वो वैल्यू मिली एट अ डिस्काउंट। तो जब कूपन रेट डिस्काउंट रेट से कम होता है तभी आप अपने बॉन्ड को डिस्काउंट पे सेल करते हो, ठीक है जी। डायरेक्ट था कूपन रेट, जब हम सबको पता है कूपन रेट जब डिस्काउंट रेट से कम होता है तभी हम वो बोलते हैं कि वो जो बॉन्ड है उसकी वैल्यू हमें डिस्काउंट पे मिली है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए रिटर्न ऑन एसेट पे आपको रिटर्न कब मिलेगी, पहले आप अपना प्रॉफिट देखोगे और आपने टोटल एसेट रेशो अपनी मैच करोगे, जितनी आपने एसेट लगाई है उस टोटल एसेट रेशो में से आपको कितना प्रॉफिट हुआ उससे आपको पता चल जाएगा आपकी रिटर्न कैसी है। तो ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस स्क्रीन बेस्ड ऑटोमेटेड रिंग लेस ट्रेडिंग सिस्टम। तो इट इज़ OTC, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये हमारी इंडिया की एक सबसे पहली या फिर फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया की जो कि स्मॉल साइज़ और मीडियम साइज़ फर्म्स को लिस्ट करती है, मीडियम साइज़ फर्म को लिस्ट करती है। और इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज भी ऐड ऑन करते हैं, मतलब ये हम स्क्रीन बेस्ड जो इन्होंने पूछा है इलेक्ट्रॉनिक मतलब कंप्यूटर पे जिसमें हम करते। देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे तो भाई बहुत पुरानी है, इसमें तो सोच ही नहीं सकते। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारी सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें भी कभी हमने इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड स्क्रीन बेस्ड ऑटोमेटेड रिंग लेस ट्रेडिंग नहीं सुनी है। तो जो है ओवर द काउंटर एक्सचेंज रेट ये थर्ड हमारी आफ्टर NSE है जो ऑनलाइन आपकी ट्रेडिंग की वो करती है, एक्सचेंज करती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्रेसेस द वैल्यूएशन रेशो ऑफ यील्ड होता है आपका रिटर्न। तो उसके लिए आपको डिविडेंड के साथ प्राइस चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना प्राइस था तो आपको वो रिटर्न पता चल जाएगी। डायरेक्ट फॉर्मूला से ही आ रहे हैं अभी कुछ करंट का टॉपिक अभी हमने देखा नहीं इसके अंदर क्वेश्चंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज करेंसीज इज़ नॉट यूज। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम SDR के अंदर जो करेंसीज इशू लिस्टेड हैं बास्केट, 5 करेंसीज की बास्केट है जिसमें हम US डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, जापानीज़ येन, चाइनीज़ रेनमिनबी इसकी बात करते हैं। बट हम रशियन रूबल की तो कभी हमने इसके अंदर बात ही नहीं करी, तो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड, ठीक है जी। तो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस।
तो यहाँ हमने सेकेंड डिसिप्लिन ख़त्म किया, थर्ड डिसिप्लिन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाउ मैनी प्रिंटेड कार्ड्स ऑफ इंक बोल्ट्स आर यूज्ड इन रॉशेट टेस्ट। देखिए रॉशेट ने एक इंक बॉल टेस्ट किया था, ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है। इसने 10 इंक बोल्ट्स के ऊपर अपना टेस्ट प्रेजेंट किया था। नेक्स्ट आपका जो है स्टैट्स का क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को लगता है ये आपका इंडिया उसका इकोनोमेट्रिक्स का क्वेश्चन है, बट ये हम स्टैट्स में भी पढ़ते हैं जब हम 1 टेल टेस्ट और 2 टेल टेस्ट की बात करते हैं। जब आप 1 टेल टेस्ट और 2 टेल की बात हम करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका हमेशा अल्फ़ा से डिराइव होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताता क्या है, जब सपोज़ करो हम रिसर्च कर रहे हैं, मैं रिसर्च कर रही हूँ, मैं PhD कर रही हूँ, तो मैंने बोला अपनी गाइड को कि आउट ऑफ दिस 100% मैं 10% मेरे चांसेस हैं कि आई कैन बी इनकरेक्ट। 10% मेरे पास प्रोबेबिलिटी है कि मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो मैं बोल रही हूँ कि 10% मेरे पास ये चांसेस लग रहा है मुझे कि मेरी जो रिज़ल्ट मैंने जो डाटा अपने सोर्सेज से कलेक्ट किया है दैट कैन बी इनकरेक्ट, उसे हम बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर आप 1 टेल टेस्ट ले रहे हो तो आप अगर कह रहे हो कि ये आपका बीच का रीजन है, मीडियन सेंट्रली लोकेटेड रीजन, आपने कहा 1 टेल टेस्ट में आप लेफ़्ट की तरफ इंक्लाइन हो सकते हो, मतलब अगर आपका डाटा लेफ़्ट में यहाँ कहीं प्लॉट हुआ, सपोज करो वो मेरी वैल्यू यहाँ पर आई, यहाँ प्लॉट हुआ, तो दिस विल बी माय रिजेक्शन रीजन। आउट ऑफ दिस 90% यहाँ कहीं भी मेरा डाटा प्लॉट हुआ, जब मैं उसको ग्राफिकली प्लॉट करूँगी विद द रूल्स एंड फार्मूलाज, 90% मेरा यहाँ पे एक्सेप्टेंस, यहाँ कहीं पर भी मेरा अगर वैल्यू प्लॉट होती है तो मैं अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लूँगी। बट अगर यहाँ कहीं लाई किया तो मेरा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। ये तो थी 1 टेल में लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट टेल वाली बात। दूसरी तरफ राइट टेल में मैंने बोला कि मैं राइट टेल टेस्ट यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को पता होगा स्टेप ऑफ हाइपोथेसिस सिलेक्शन के क्या होते हैं, हाइपोथेसिस के क्या स्टेप्स हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाली थ्योरी में से पढ़ लेना। उसके जो स्टेप्स हैं 1 टेल 2 टेल। 1 टेल के अंदर 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं, लेफ़्ट टेल एंड राइट टेल। लेफ़्ट टेल का मतलब होता है आपका डाटा लेफ्टवर्ड अगर कहीं इंक्लाइन हुआ तो वहाँ पे आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे। राइट टेल का मतलब है अगर आपका डाटा राइटवर्ड कहीं इंक्लाइन हुआ, जो आपने बोल दिया ये अल्फ़ा 10% वैल्यू, सब टेबल वैल्यू मेंशन होती है बुक्स में, और जब आप रिसर्च करने जाओगे वहाँ पे भी मेंशन होती है। यहाँ कहीं भी आपका डाटा प्लॉट हुआ तो योर नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड। रेस्ट ये सारा का सारा रीजन 90% विल बी योर एक्सेप्टेंस रीजन। तो अल्फ़ा से हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिनोट करते हैं। अब देखो आप सोच रहे होगे यार मैम आप बार बार 10% 90% कर रहे हो। देखो आउट ऑफ टोटली तो हम बात करते हैं ना कि आप कितना करेक्ट हो सकते हो कितना इनकरेक्ट। 10% अगर आप कह रहे हो आपका रिजेक्शन रीजन यहाँ पे है, तो रेस्ट 90% क्या है, यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर रिसर्च कि आप कह रहे हो दावे के साथ भाई इतना % आई कैन बी करेक्ट, श्योरिटी दे रहे हो। तो जो 1 माइनस अल्फ़ा 1 में से जो 10% आप इनकरेक्ट थे वो कट कर दो, तो दिस विल बी योर कॉन्फिडेंस इंटरवल। इन्होंने क्या किया, अल्फ़ा को यहाँ लिखना था, कॉन्फिडेंस को यहाँ लिखना था, बट इन्होंने तो आपसे पूछना था कौन सा करेक्ट है, तो दोनों ही करेक्ट नहीं है, बिकॉज हम अल्फ़ा को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से डिनोट करते हैं, 1 माइनस अल्फ़ा को कॉन्फिडेंस लेवल से डिनोट करते हैं। तो ये आपको मैंने ग्राफिकली भी बताया। अब मैं आपको 2 टेल का भी बता देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। 2 टेल वाले में कैसे हम डायग्राम बनाते हैं और कहाँ हम रिजेक्ट होते हैं, कहाँ हम एक्सेप्ट करते हैं हमारी नल हाइपोथेसिस को, बिकॉज मेन हम रिसर्च करते ही क्यों है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए। देखिए यहाँ पे 2 टेल का डायग्राम। 2 टेल में आप बोल देते हो आई कैन बी राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड, कहीं पर भी आप गलत हो जाओगे। तो जब आप 2 टेल टेस्ट लगाते हो ना तो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा बाय 2 हो जाता है, बिकॉज आपका डाटा दोनों तरफ इंक्लाइन हो सकता है ना रॉन्ग होने के लिए। तो जो अल्फ़ा बाय 2 है, अल्फ़ा बाय 2 है, यहाँ आप बोलते हो या तो यहाँ आया तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे। तो ये जो अल्फ़ा बाय 2 है ये होएगा आपका रिजेक्शन रीजन। बीच का बचा ये सारा 90% विल बी योर एक्सेप्टेंस रीजन।
घबराओ मत जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये टॉपिक पढ़ रहे हो। मैं अपकमिंग वीडियोस में स्टैट्स की जो मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगी, स्टैट्स की जब मैं वीडियोस बनाऊँगी तो उसमें टाइप 1 टाइप 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कॉन्फिडेंस लेवल सबको डिटेल से समझाऊँगी। जिसको अभी थोड़ा फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और लग रहा है ये क्या हो रहा है, तो घबराओ मत, सब आपका होगा। जब मैं अपकमिंग वीडियोज़ आपकी अपलोड करूँगी तो उसमें आपको इन सब के बारे में डिटेल पता चल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए, तो ये जो था इसमें नाइदर 1 and 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला वाज सजेस्टेड बाय H.S. स्टर्ज टू डिटरमाइन साइज ऑफ क्लास इंटरवल। डायरेक्ट फार्मूला था। तो डाटा को प्रिपेयर करने के लिए H.S. स्टर्ज ने जो एक क्लास इंटरवल का फॉर्मूला दिया था वो था 1 + r 1 = r डिवाइडेड बाय 1 + 3.3 log n। डायरेक्ट क्वेश्चन था फॉर्मूला का। Which of the following is correct regarding classical linear regression model। ये आपका इकोनोमेट्रिक्स का क्वेश्चन है। क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, OLS भी जिसे हम बोलते हैं। क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में क्या होता है, रिग्रेसर्स को हम नॉन रैंडमली अज्यूम करते हैं और रिग्रेशन कोफिशिएंट फिक्स नंबर के होते हैं। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इकोनोमेट्रिक्स से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ OLS। देखिए OLS नॉर्मेलिटी अजम्पशन। तो नॉर्मेलिटी अजम्पशन क्या कहती है, मीन 0 एंड वेरिएंस 1। देखिए ये है नॉर्मेलिटी अजम्पशन की इक्वेशन। आपको इन लोगों ने आपको कंफ्यूज करने के लिए नॉर्मेलिटी अजम्पशन दी। स्टिल मैं बोल रही हूँ PGT के अंदर इकोनोमेट्रिक्स नहीं पढ़ी जाती है, ये सब नेट में हम पढ़ते हैं, बट क्वेश्चंस आए हैं तो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम जब DSS भी होगा तो उसके लिए तो डेफिनेटली प्रिपेयर करके जानी ही है इकोनोमेट्रिक्स। तो जो लोग अब घबराते हैं इकोनोमेट्रिक्स से, घबराओ मत, आपकी क्वेरी सारी सॉल्व होगी। इकोनोमेट्रिक्स बहुत अच्छे से आपको बताई जाएगी अपकमिंग वीडियोज़ में, ठीक है। जैसे अभी मैंने एक वीडियो बनाई माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिटेल सिलेबस, पहले आपको सभी यूनिट्स का डिटेल सिलेबस बताकर देन आई विल स्टार्ट योर क्लासेस प्रॉपरली विद द टॉपिक्स, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी अजम्पशन क्या बताती है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है आपके मॉडल के अंदर, जो ये बताती है 0 मीन्स मीन की वैल्यू 0 है और वेरिएंस 1 है। वेरिएंस 1 होने का मतलब वेरिएबिलिटी आपके रिसर्च के अंदर कम है। देखिए वेरिएबिलिटी होना कभी भी अच्छी चीज़ नहीं होती। तो अगर ये चीज़ होगी तो क्या होगा, हमें पहले तो पता ही चल गया, मिनिमम वेरिएंस होगा, बिकॉज वेरिएबिलिटी अच्छी मानी नहीं जाती। और OLS एस्टिमेटर अनबायस्ड होंगे तभी तो स्टैंडर्ड नॉर्मल है। तो बोथ 1 and 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाटा एडजस्टिंग मैथड। तो इट इज़ द फील्ड एडिटिंग मैथड। डायरेक्ट क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज़ एन ऑर्डरली एग्रीमेंट ऑफ कॉलम एंड रो। देखिए कॉलम एंड रो तो हम टेबल में ही बनाते हैं, तो टेबुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द डीमेरिट ऑफ डाटा कलेक्शन। डीमेरिट नहीं है, तो क्या डीमेरिट है पहले तो वो देख लेते हैं। डाटा कलेक्शन, क्वेश्चनर से जब हम डाटा कलेक्शन करते हैं तो इट कैन बी यूज फॉर एजुकेटेड एंड कोऑपरेटिव रिस्पोंडेंट्स। नहीं, औरों के लिए भी तो यूज़ हो सकता है। ये स्लोवर होता है, तो यस ये चीज़ डीमेरिट है। ये पॉसिबिलिटी ऑफ एम्बिगुअस रिप्लाइज, यस इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। बट जो करेक्ट नहीं है, डीमेरिट जो नहीं है मतलब जो मेरिट है उसका, क्योंकि ये सब डीमेरिट्स बता रहे हैं ना। मेरिट्स क्या है, द कॉस्ट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट। जैसे जैसे हम क्वेश्चनर का साइज़ बढ़ाते जाएंगे हमारा खर्चा बढ़ता जाएगा, बिकॉज टाइम टेकिंग बहुत हो जाएगा ना, ये रिसर्च टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो जाएगा, तो कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है जी। तो सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। मल्टीकोलिनियरिटी अगेन इकोनोमेट्रिक्स। अब जो स्टूडेंट्स मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उन सबको पता है, मैं हमेशा ही बात करती हूँ, इकोनोमेट्रिक्स करनी है तो नेट में MAH कभी छोड़ के मत जाना। मल्टीकोलिनियरिटी, ऑटोकोरिलेशन एंड हेटेरोस्केडास्टिसिटी, तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेट में तो इनके क्वेश्चन आते ही आते हैं, बट DSSB में भी इन्होंने डाला इस बार। तो मल्टीकोलिनियरिटी का फैक्टर क्या है, मल्टीकोलिनियरिटी पहली बात तो होता क्या है, मल्टीकोलिनियरिटी वो एक एक्सप्लॉइट आप कह सकते हो, इट इज़ द एक्सेप्शन ऑफ OLS अजम्पशन। जब OLS की एक अजम्पशन होती है कि हम x के जो वेरिएबल्स हैं वो फिक्स नंबर में लेते हैं और x के जो एक्सप्लेनेटरी, x क्या होता है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, उनमें कोई कोरिलेशन नहीं होगा, ये OLS की अजम्पशन मानती है।
बट जब इनके अंदर कोरिलेशन हो जाता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है मल्टीकोलिनियरिटी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी? डाटा कलेक्शन मेथड एम्प्लॉयड एंड कंस्ट्रेंट ऑफ द मॉडल, बोथ आर द करेक्ट, बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। दोनों की वजह से मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम आती है रिसर्च में। अब ये होता क्या है मल्टीकोलिनियरिटी, थोड़ा सा बता देती हूँ, रेस्ट हम डिटेल में हमारी आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। देखिए मल्टीकोलिनियरिटी होता है, सपोज करो मेरे को अब दिल्ली में रहने वाले लोगों की कंजम्पशन चेक करनी है, तो कंजम्पशन अब ये डिपेंड करती है कुछ कांस्टेंट फैक्टर्स के ऊपर, अल्फ़ा इंटरसेप्ट टर्म कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट अल्फ़ा 1 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल 1 जिसको मैंने कहा कंजम्पशन किस पे निर्भर करती है। देखिए जो यहाँ पे फैक्टर होगा ना सी, जिसका वाई भी बोल सकते हो, वाई भी बोल सकते हो, बहुत सारी बुक्स में वाई भी लिखा होता है, बट मैं डिफाइन कर रही हूँ आपको एक ही कंपोनेंट सी। ये होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ये किस पे डिपेंड करता है? ये इन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। ये मैं कितने मर्जी ले सकती हूँ, मेरे ऊपर है। लास्ट में एरर टर्म ये हुआ x1 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल 1 कंजम्पशन, यहाँ पे मैंने ली इनकम। x2 अदर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ये मैंने लिया सेविंग। तीसरा x3 मैंने लिया मेरा फ्रेंड सर्कल। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मिलके मेरी कंजम्पशन को प्रभावित करेंगी। अब हम OLS के अंदर मान के चलते हैं ये इन तीनों का एक दूसरे के साथ कोई कोरिलेशन नहीं होता, बट कई बार क्या होता है इनकम का पास्ट सेविंग से भी रिलेशन आ जाता है। कई बार क्या होता है हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा हो जाता है कि हम चाह कर भी सेव कुछ नहीं कर पाते। तो जब इन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में दोस्ती यारी हो जाती है, समझौता हो जाता है, तब इन तीनों के बीच में प्यार छिड़ जाता है। तो जब इन तीनों के बीच में प्यार छिड़ेगा तो ये तीनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगी, जो कि ये हमारी रिसर्च के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। उस प्रॉब्लम का नाम होता है मल्टीकोलिनियरिटी। ठीक है जी, तो मल्टीकोलिनियरिटी वो प्रॉब्लम है, वो OLS की अजम्पशन का एक्सेप्शन है या वायलेशन है जहाँ पे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के अंदर कोरिलेशन आ जाता है। तो बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट। नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन था स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है। फॉर्मूला है डायरेक्ट। देखिए फिर से आ गया हेटेरोस्केडासिटी। अभी मैंने कहा था MAH, माँ को कभी छोड़ के मत जाना इकोनोमेट्रिक्स के अंदर। अगर नहीं समझ आती फिर भी इस माँ को तो लर्न करके ही जाना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन था कि कौन कौन से टेस्ट हेटेरोस्केडासिटी की प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। अभी देखो मैंने आपको पीछे ये बताई थी इक्वेशन जिसमें मैंने सिर्फ अभी इनमें ही बताया था कोरिलेशन, बट कई बार क्या होता है जो आपकी एरर टर्म है ना उसके साथ भी प्यार हो जाता है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को। अब एरर टर्म क्या होती है? एरर टर्म के अंदर हम वो वाले वेरिएबल्स लेते हैं जिनका डायरेक्ट इफेक्ट हम इस पे ना दिखा के इनडायरेक्टली बोलते हैं कि देयर आर अदर वेरिएबल्स ऑल्सो। देखो आप क्या कह रहे हो, अदर वेरिएबल्स आप सोचो माइंड में क्या होंगे जो कंजम्पशन को प्रभावित करेंगे। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपकी साइकोलॉजी, इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी कंजम्पशन को प्रभावित करते हैं। तो उनका इफेक्ट मैंने यू मतलब कि एरर टर्म में डाल दिया। और कई बार क्या होता है एरर टर्म का भी प्रभाव किसी ना किसी के साथ आ जाता है। तो अगर x2 एरर टर्म के साथ कोरिलेट कर गई, ठीक है, कोरिलेट कर गई, तो उससे क्या होगा? इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोस्केडासिटी इन द मॉडल। तो हेटेरोस्केडासिटी वो प्रॉब्लम होती है जब एरर टर्म एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के साथ कोरिलेट कर जाती है, तो हमारे को रिसर्च में एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पाता। अब कौन कौन से टेस्ट हैं? देखिए पर्क टेस्ट, ग्लेजर टेस्ट, गोल्डफ्लेंड क्वांटिटी टेस्ट, इसके अलावा और भी स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट, और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो हेटेरोस्केडासिटी को डिटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा HO थ्योरी में से हेक्स्टर-रोलिन थ्योरी। आप जो उन लोगों को बता रखा है मैंने, ये बहुत अच्छे से बोला हुआ है बिकॉज ऐसा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है आपके नेट में भी और अदर PGT एग्ज़ाम्स में भी। तो उन स्टूडेंट्स को अच्छे से पता था भाई ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है। HO थ्योरी में हम फैक्टर प्राइजेस की बात करते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने सप्लाई ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ कैपिटल की बात की। आप यहाँ पे लिखो सप्लाई ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ कैपिटल, कंट्री A, कंट्री B।
कंट्री ए में सप्लाई ऑफ लेबर कितनी है 25, कैपिटल कितनी है 20। कंट्री बी में 12 यूनिट्स ऑफ लेबर हैं एंड कंट्री बी में कैपिटल कितनी है 15 यूनिट्स। अब बताओ एचओ मॉडल के अनुसार कौन सी कंट्री कैपिटल रिच है? आपको इसमें से देख के क्या लग रही है? डायरेक्ट है, देखो यहाँ पे फैक्टर प्राइसेस भी नहीं है आपको कंफ्यूज करने के लिए। 25 लेबर इज मोर इन कंट्री ए, तो कंट्री ए कौन सी हुई लेबर इंटेंसिव। और 15 कैपिटल इज मोर इन कंट्री बी, तो कंट्री बी इज कैपिटल इंटेंसिव। डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें तो एचओ का तो इन्होंने सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया। ये फैक्टर प्राइसेस नहीं है, डायरेक्ट सप्लाई ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल है। तो हमें पता चल गया कंट्री बी इज कैपिटल इंटेंसिव। अब इन्होंने कहा है कैपिटल लेबर रेशो निकाल लो भाई, डायरेक्ट है 25/20 कर लो, तो ये हमारे पास आ गया 1.25। तो डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगेन आपका इकोनोमेट्रिक्स से क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग लीनियर रिग्रेशन मॉडल। देखिए जो रिग्रेशन मॉडल होता है उसके लीनियर है तो पैरामीटर्स भी लीनियर होंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो लीनियर हो। वो लीनियर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बिकॉज देखिए अगर मैं ये इक्वेशन ले रही हूँ तो इट इज़ माई लीनियर इक्वेशन, बट अगर मैंने ये बोला या फिर मैं ले रही हूँ सिर्फ x ले रही हूँ या x का स्क्वायर ले रही हूँ, तो ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हम ये इक्वेशन भी ले सकते हैं, बट जो ये इक्वेशन है ये नॉन लीनियर है। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर पैरामीटर्स तो लीनियर होंगे, बट वेरिएबल्स में और में नॉट बी लीनियर। बिकॉज देखो वेरिएबल्स मैंने √x लिया, x² लिया, तो इट इज़ करेक्ट। वेरिएंस ऑफ एरर और डिस्टर्बेंस टर्म इज सेम रिगार्डलेस ऑफ वैल्यू इफेक्ट। x की वैल्यू का एरर टर्म से तो कोई लेना देना ही नहीं है, बिकॉज x तो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हम दिखाते हैं। एरर टर्म में अदर वेरिएबल्स आ जाते हैं जिसका इफेक्ट हम इनडायरेक्टली दिखाते हैं। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट ये बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट्स द करेक्ट अजम्पशन ऑफ एचओ। करेक्ट अजम्पशन क्या है? देखिए पहली अजम्पशन तो गलत है, बिकॉज ये मोबाइल बताते हैं, इन्होंने इमोबाइल बताया। इमोबाइल बिटवीन द कंट्री होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आर्टिफिशियल बैरियर्स, इसकी तो उसने बात ही नहीं करी थी। फैक्टर सप्लाई इज़ नॉट फिक्स, नहीं ये बात भी उसने नहीं कही थी, फिक्स कही थी। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो करेक्ट है वो उसने ली थी, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो डज नॉट वायलेट द बेसिक प्रिंसिपल इन द एरिया ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड WTO। कौन सा जो अजम्पशन है वो वायलेट नहीं करता है? तो हम देखेंगे अ मेंबर कैन गिव लोअर टैरिफ ऑन अ प्रोडक्ट टू अ कंट्री एज अ रिवॉर्ड फॉर रिसीविंग सम एड। ये वायलेट करता है, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं वो। फॉर पर्टिकुलर पैकेजिंग ऐसी कोई बात भी नहीं होती। टू कंट्रीज कैन नॉट फॉर्म रीजनल ट्रेड RTA एग्रीमेंट। कर सकते हैं भाई, WTO ने उनको मना थोड़ी किया है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर सकता है कोई भी कंट्री मिलके। तो जो बचा डेवलपिंग कंट्रीज़ में गेट स्पेशल बेनिफिट, यस डेवलपिंग कंट्रीज़ को अदर बेनिफिट मिलते हैं अदर कंट्रीज से और उनको स्पेशल एग्रीमेंट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यस डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए 10 यूनिट ऑफ लेबर इज़ यूज टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ गुड ए गुड को एक गुड बनाने के लिए हमें 10 यूनिट ऑफ लेबर लगनी पड़ती है और 20 यूनिट ऑफ कंट्री एक्स के अंदर और कंट्री वाई के अंदर 20 लेबर लगती है वो 1 यूनिट बनाने के लिए। टू विच ऑफ द लेबर इज रिवर्स फॉर कंट्री बोथ कंट्री एक्स एंड वाई टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ बी। अच्छा जी, क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है? कंट्री एब्सोल्यूट एडवांटेज किसके पास है? ऑब्वियस सी बात है कंट्री ए के पास है। क्योंकि वहाँ पे कंट्री एक्स के पास है एब्सोल्यूट एडवांटेज, बिकॉज उसको 10 लेबर लगाने पड़ रहे हैं। अब वही बात ले लो, सपोज करो मेरी एक फैक्ट्री है, मैं 10 लेबर को लगा रही हूँ तब जाके मुझे वो एक प्रोडक्ट बना के दे रही है। दूसरी तरफ एक कंट्री बी है, वो 20 लेबर लगा रही है तब जाके उसके पास एक गुड मिल रहा है। तो भाई फ़ायदा तो मुझे है प्रोडक्शन करने में, मेरी एब्सोल्यूट एडवांटेज है। तो कंट्री एक्स हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग ए, कंट्री वाई की तो नहीं है भाई, क्योंकि वहाँ 20 लेबर लग रही है। तो ये चीज़ गलत हो गई। थर्ड, आइदर एक्स एंड वाई हैज़ एब्सोल्यूट, आइदर की तो बात ही नहीं है जब हमें डायरेक्टली पता चल रहा है। तो ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर। कॉप डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन इन्होंने थोड़ा अलग से दिया है, बट आपको इजी वाला बता देती हूँ। Q इज इक्वल्स टू A L अल्फ़ा K बीटा।
हम ये मानते हैं ये होती है कॉफ डॉगलस की इक्वेशन। आप कुछ भी लिख सकते हो, गलत नहीं है, ये भी करेक्ट है। तो इन्होंने आपसे पूछा है कि ये x2 क्या है और x3 क्या है, ये लेबर है, ये कैपिटल है, तो बोथ आर करेक्ट। अगेन इकोनोमेट्रिक्स, इकोट्रिक्स। मॉडल स्पेसिफिकेशन एरर। मॉडल स्पेसिफिकेशन एरर का मतलब होता है जब हम जो मॉडल, जो इक्वेशन अभी मैंने पीछे बनाई थी, उसके अंदर कुछ एरर्स आते हैं। एरर्स बहुत सारे प्रकार के आते हैं, उनमें से 2 टाइप हैं, अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग। अंडर फिटिंग ऑफ अ मॉडल का मतलब होता है जब हम कुछ वेरिएबल्स डालना भूल गए, ओमिशन। जब हम कुछ वेरिएबल्स हमारे मॉडल में डालना भूल जाते हैं तो इट क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ अंडर फिटिंग। ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम तब आती है जब हम एक्स्ट्रा वेरिएबल, अननेसेसरी वेरिएबल्स को ऐड कर देते हैं। अब मुझे ज़रूरत नहीं थी पीछे वाली इक्वेशन में सेविंग को डालने की, मैंने फिर भी डाल दिया, या फिर फ्रेंड्स को डालने की, मैंने फिर भी डाल दिया। तो मैंने जानबूझ के एक्स्ट्रा वेरिएबल डाला, तो इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ ओवर फिटिंग। और ओवर फिटिंग ज़्यादातर मल्टीकोलिनियरिटी की वजह से आती है। तो येस, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्टोरियल टेक्निक यूजेज अ कार्टून फॉर्मेट। डायरेक्ट था, रोजनविंग टेस्ट, ये आपका इकोनोमेट्रिक्स उसका स्टैट्स का ही क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट था कार्टून फॉर्मेट का। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का वो है कन्फर्मेशन और रेफ्यूटेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल एविडेंस इज बेस्ड ऑन अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिकल थ्योरी इज नॉन एज। देखिए, स्टैटिस्टिकल प्रूफ्स कुछ टर्म नहीं है, स्टैटिस्टिकल पोस्टुलेट्स हम नहीं देखते हैं, स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन मतलब हम अजम्पशन बना रहे हैं, बट जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस होती है वो इस लाइन से थोड़ा बहुत मैच कर रही है। बिकॉज स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस होता क्या है, ये वो मेथड या वो प्रैक्टिस है जिसके अंदर हम जजमेंट्स को फॉर्म करते हैं अबाउट द पैरामीटर्स। जो हमने पैरामीटर्स लिए उनके बारे में हमने क्या जजमेंट्स दी, क्या हमारी रिलायबिलिटी होगी बिटवीन देयर रिलेशनशिप, उस सब चीज़ को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। तो यस, 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज हमने 60 क्वेश्चंस कवर करे हमारी वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नेक्स्ट 60 क्वेश्चंस जो डिसिप्लिन 4 से हम स्टार्ट करेंगे। 4, 5 एंड 6 से 6 डिसिप्लिन हम और करेंगे, 6 तक, 4 to 6। और आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, बिकॉज मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर ना बताकर आपको उनके बारे में भी बताया कि क्यों ये इसका आंसर हुआ। तो आने वाली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, आपके लिए बेनिफिशियल है नहीं। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, बिकॉज़ उससे आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो आप नेक्स्ट 4 to 6 डिसिप्लिन मतलब नेक्स्ट 60 क्वेश्चन आप इजीली देख पाओगे। थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन एंड फॉर मोर वीडियोज़। एंड आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा, कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल होगा, स्पेशली ये इकोनोमेट्रिक्स, बिकॉज पीजीटी वाले बच्चे इकोनोमेट्रिक्स से बहुत डरते हैं। तो मैंने कोशिश करी है आप लोगों को इजी वे में समझाने की, डायरेक्टली, स्मार्टली। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।